नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं मुकुल शर्मा। तो आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के अवसर पर केवड़िया स्थित 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर लौह पुरुष को दी श्रद्धांजलि। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नारियाद में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने भारत का राजनीतिक और भौगोलिक दोनों ही रूप से एकीकरण किया। स्वतंत्रता के वक्त भारत में 562 रियासत मौजूद थी। सरदार पटेल ने उन सभी रियासतों का विलय भारत गणराज्य में सफलतापूर्वक कराया था। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल के जन्मदिवस को एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था। साल 2018 में नर्मदा के तट पर सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनकर तैयार हुई थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की अखंडता एकता की शपथ ली। उन्होंने सुरक्षा बलों और उपस्थित विशाल जनसमूह को भी शपथ दिलाई। अर्धसैनिक बलों और पुलिस ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। उसके बाद भारत की विविधता को दर्शाती सांस्कृतिक झलक एकता नगर में नजर आई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में आए स्कूली छात्रों और विभिन्न कलाकारों ने विविधता में एकता की झलक प्रस्तुत की। मंत्रमुग्ध करने वाली झलकियों ने हर्ष और उत्साह भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में अर्बन नक्सल, जात पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। आजादी के समय कुछ लोग थे कि भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे, लेकिन सरदार पटेल ने देश को जोड़ने का काम किया। पीएम ने बताया कि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, सत्यवादी, कार्य में मानवता थे और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों की नीति और नीयत में भेदभाव देश की एकता को कमजोर करता था। बीते 10 वर्षों में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की गुंजाइश खत्म की। पीएम ने बताया कि एकता के प्रयासों के तहत ही वन नेशन वन इलेक्शन पर गति और समृद्धि देगा। पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इससे बेहतरीन नजारा शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही है सरदार पटेल की सच्ची विरासत, भारत के महान सपूत को शत शत नमन। पीएम ने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि संविधान देश में लागू नहीं हुआ था। माला जपने वालों ने संविधान का घोर अपमान किया। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर पीएम ने कहा कि ये देश में दीवार थी और संविधान को रोकती थी और हमने 370 को जमीन में गाड़ दिया है। अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री ने 75 साल के बाद पहली बार वहां पर संविधान की शपथ ली। पीएम मोदी ने देश को तोड़ने, बांटने वालों और तरक्की से नफरत करने वालों के खिलाफ सावधान रहने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखकर कहा कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें मेरा शत शत नमन। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि राष्ट्र की एकता और संप्रभुता की रक्षा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा नेता बंदी संजय कुमार और भाजपा सांसद बांसी स्वराज ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश का वल्लभ प्रतिमा और मेजर रानिलकुनाव खटिंग की वीरता संग्रहालय का उद्घाटन किया।
राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दोनों ही स्थल आज से इस क्षेत्र समेत देश की धरोहर बन गए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश आने वाले कोई भी टूरिस्ट यहां के दर्शन किए बिना शायद ही जाए। रक्षा मंत्री ने आने वाले समय में सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर भारत बनाने की बात कही। एक ऐसा पूर्वोत्तर भारत जो दुर्गम रास्तों की जगह सुगम मार्गों के कारण जाना जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम एक ऐसा पूर्वोत्तर भारत बनाएंगे जहां हर व्यक्ति को उसके विकास के पूरे अवसर मिलेंगे। सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उनकी दूरदर्शी और मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता मेरी प्रेरणा का स्रोत है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दीपावली और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज दोहरी खुशी का दिन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन को झंडी दिखाई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेके सुलिवन ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंधकार पर प्रकाश, निराशा पर आशा और अज्ञानता पर ज्ञान की शाश्वत जीत का प्रतीक है। दिवाली का प्रकाश हमें एकता, समृद्धि और प्रगति की ओर ले जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रोशनी के इस दिव्य उत्सव पर मैं हर किसी के स्वस्थ, सुखमय और सौभाग्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा से सबका कल्याण हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो, यही मंगल कामना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मेरी कामना है कि प्रकाश का ये पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। दीपावली और छठ के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 208 सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जाए और भगदड़ से रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 400 के पार दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अखिल भारतीय विविध संगठन प्रचारकों का वर्ग दीपावली पर्व पर शुरू हो रहा है। 4 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस वर्ग में देश भर से 31 विविध संगठन के कुल 554 प्रचारक सहभागी होंगे। इस वर्ग का स्वरूप प्रशिक्षणात्मक रहेगा। वर्ग में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं सरकार्यवाह दत्तात्रेय हॉस्पिटल सहित संघ के सभी सहसर कार्यवाह तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी सम्मिलित होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली का उत्सव मना रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर को दिवाली के अवसर पर रोशनी से जगमग किया गया है, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के तट को 51,000 दिए से प्रकाशमान किया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दीपावली के अवसर पर सीतापुर के बाबा श्यामनाथ मंदिर में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार के मुंगेर में भी कल्याणपुर में आयोजित दीपोत्सव कार्यक्रम में 8 लाख से अधिक दिए जलाकर दिवाली मनाई गई। असम के करीमगंज में राम मंदिर थीम वाले पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं दिवाली के अवसर पर चंडीगढ़ शहर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। राजस्थान के जयपुर में दीपावली के अवसर पर राम दरबार का निर्माण किया गया है, तो गुजरात के राजकोट में माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड में राजकोट नगर निगम द्वारा आतिशबाजी का आयोजन किया गया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुंछ में रोमियो फोर्स के जवानों ने अपने घरों से दूर 8,000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों और उधमपुर में दीपावली मनाई। उधमपुर में जवानों ने दिवाली मनाई।
मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि दीपोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण जन्म स्थान में दीपों की एक लंबी श्रृंखला देखने को मिली, जो भक्त और श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही थी। तमिलनाडु के दिवाली के शुभ मौके पर शिवकाशी में लोगों ने पटाखे जलाकर दिवाली मनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा की और लोगों और बच्चों को बीच में मिठाइयां और चॉकलेट बांटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को दीपावली की शुभ बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या धाम त्रेता युग में दीपमालाओं से जगमग हुआ था। इस बार की दिवाली विशेष है क्योंकि 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने धाम में विराजमान हुए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के बाद घाटों की सफाई की गई। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली के पावन अवसर पर लेंसडाउन छावनी पौड़ी गढ़वाल में वीर सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी से सभी की खुशहाली और कल्याण की प्रार्थना की। घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स के शुरुआती कारोबार में 225.17 और एनएसई निफ्टी 60.85 अंक गिरा। केंद्र का राजकोषीय घाटा 2024 और 25 की पहली छमाही के अंत में पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 29.4% या 4,74,520 करोड़ रुपए रहा। सीजीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 और 25 के अप्रैल सितंबर में शुद्ध कर राजस्व संग्रह 12.65 लाख करोड़ रुपए यानी बजट अनुमान का 49% रहा। ऊंची कीमतों के बावजूद आयात शुल्क में कटौती से देश में सोने की मांग इस साल की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 18% बढ़कर 9 साल के उच्च स्तर 248.3 टन पर पहुंची। भारत सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए यूरोप का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बना। भारतीय रिफाइनरियों से यूरोपीय देशों को रिफाइंड कच्चे तेल के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने यूरोप को प्रतिदिन 3.60 लाख बैरल रिफाइंड क्रूड का निर्यात किया है। अनुमान है कि अगले साल अप्रैल तक ये आंकड़ा बढ़कर 20 लाख बैरल के पार हो सकता है। भारत जनरेटिव एआई के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंचा है। गिटहब की रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर भारतीय डेवलपर्स की संख्या 2024 में 28% बढ़कर 1.7 करोड़ के पार हुई है। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से सितंबर अवधि में कोर सेक्टरों यानी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर 4.2% रही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर खुली बहस हुई। इसमें भारत ने इसराइल हमास संघर्ष के कारण प्रभावित आबादी को सुरक्षित, समयबद्ध और अबाधित मानवीय आपूर्ति के अपने आह्वान को दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीती 7 अक्टूबर को इसराइल में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। भारत ने आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध समाप्त करने की आवश्यकता पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्यूबा के प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा के साथ एकजुटता से खड़ा है, जिसमें उसने क्षेत्रीय प्रभाव वाले घरेलू कानूनों को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। स्नेहा दुबे ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि क्यूबा के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध जल्द से जल्द वापस ले लिए जाएंगे। मेक्सिको के मध्य तलाक्स
काला राज्य में सीमेंट के स्वामित्व वाले स्टील प्लांट में हुए विस्फोट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। राज्य अभियोक्ता कार्यालय ने बताया कि मारे गए लोग प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी थे। कार्यालय ने बताया कि एक व्यक्ति गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। स्पेन में अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस और बचावकर्मी फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। CNN की रिपोर्ट के अनुसार वेलेंसिया में राजमार्ग के विभिन्न हिस्सों पर लगभग 1200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और बढ़ते पानी के कारण 5000 वाहन फंसे हुए हैं। स्पेन सरकार ने पीड़ितों के लिए आज से 3 दिन का आधिकारिक शोक घोषित किया है। वहीं वेलेंसिया, मलागा और कैस्टेला मांचा में आपातकालीन सेवाएं लापता लोगों की तलाश में लगी हैं। राज्य मौसम एजेंसी के अनुसार कुछ ही घंटों में दक्षिण और पूर्वी स्पेन के विभिन्न क्षेत्रों में 12 इंच तक बारिश हुई। वहीं वेलेंसिया में 28 वर्षों में हुई सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों पर रोक लगाएंगे। वहीं अपने अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़े निर्वासन प्रयास के तहत अप्रवासियों को बाहर का रास्ता दिखाने का वादा किया। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी बम ने एक ऊंची इमारत के अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाया। खार्किव क्षेत्रीय गवर्नर ओलेह सिनिहुबोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर बताया कि रूसी निर्देशित बम हमले में लगभग 2 लोगों की मौत हो गई और 29 लोग घायल हो गए। अग्निशमन कर्मी इमारत के बाहर लगी आग पर काबू पाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 9 मंजिला इमारत का पूरा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इससे पहले रबाडा जनवरी 2018 में रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचे थे। महेंद्र सिंह धोनी उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किया है। इसके अलावा 4 और खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। इंग्लैंड की स्टार क्रिकेटर डैनी वॉट अगले साल महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलती दिखाई देंगी। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ट्रेड कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड का करार बढ़ा दिया है। अब वे 2027 सीजन के अंत तक टीम के कोच बने रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच गैरी स्टेट का भरोसा है कि केन विलियम्स इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध रहेंगे। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 28 नवंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज पेरिस मास्टर्स के राउंड ऑफ 16 में पहुंच चुके हैं। गुरुवार को होने वाले प्री क्वार्टर फाइनल में अल्कराज का सामना उगो हम्बर्ट से होगा। पेरिस मास्टर्स के पुरुष एकल चौथी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव की हार के रूप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। मेदवेदेव को एलेक्सेई पोपिरेन ने हराया। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन की जोड़ी पेरिस मास्टर्स के पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। बोपन्ना और एब्डेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में अलेक्जेंडर और मार्सेलो को हराया। ग्रिगोर दिमित्रोव ने पेरिस मास्टर्स में थॉमस मार्टिन को हराकर एटीपी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीद बरकरार रखी है। दिमित्रोव अगले महीने होने वाले एटीपी फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में 10वें स्थान पर हैं। मोहन बागान ने इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद एफसी को 2-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ मोहन बागान की टीम आईएसएल की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। रूबेन अमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले मैनेजर बन सकते हैं। स्पोर्टिंग लिस्बन ने पुष्टि की है कि मैन्यू अमोरिम के लिए भारी भरकम राशि देने के लिए तैयार है। कोपा डेल रे में वेलेंसिया और एस्कुएला के बीच मुकाबला स्थगित हो गया है। स्पेन में आई बाढ़ के कारण इस मुकाबले को रद्द करना पड़ा। महिला फुटबॉल में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी के प्रमुख स्ट्राइकर विवियन मियाडेमी की बाएं घुटने की सर्जरी हुई। वो 9 अक्टूबर को चैंपियंस लीग में बार्सिलोना के खिलाफ मिली जीत के बाद से मैदान से बाहर हैं।
बॉलीवुड के खूबसूरत कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी दिवाली मनाने दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों अपने परिवार के साथ दिवाली मनाएंगे। दोनों को एक साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक्टर ऋषभ शेट्टी जल्द ही प्रशांत वर्मा की फिल्म में नए अवतार में नजर आएंगे। फिल्म में उनका पहला लुक भी सामने आ गया है। इसमें हनुमान बने ऋषभ भगवान राम की मूर्ति थामे दिख रहे हैं। अनिल कपूर जल्द ही ओटीटी पर मसाला एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार लेकर आ रहे हैं। वो प्राइम वीडियो पर आ रही है। फिल्म में लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग भी उन्होंने शुरू कर दी है। साउथ एक्टर दर्शन थोगदीपा को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी है। एक्टर 6 हफ्तों तक इलाज के लिए बाहर रहेंगे। दर्शन और उनके दोस्तों समेत कुल 15 लोगों पर एक फैन की हत्या का आरोप है। साउथ सिनेमा के दिग्गज एडिटर निशाद यूसुफ ने आत्महत्या की है। निशाद यूसुफ का शव कोच्चि स्थित उनके अपार्टमेंट में मिला। इस बार नवंबर की शुरुआत हॉरर कॉमेडी फिल्म से होगी। 1 नवंबर को सिनेमाघरों में कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की फिल्म भूल भुलैया 3 रिलीज होगी। फिल्म भूल भुलैया 3 के रिलीज से पहले मेकर्स ने फिल्म का एक और गाना हुकुश हुकुश को रिलीज किया है। ये गाना सोनू निगम ने गाया है। इसमें कार्तिक आर्यन रूह बाबा बन जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। भूल भुलैया 3 के साथ सिनेमाघरों में अजय देवगन लंबी चौड़ी टोली लेकर आ रहे हैं। रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन भी 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। बॉबी देओल और सूर्या की जोड़ी पहली बार साउथ फिल्म कगुआ पर साथ नजर आएगी। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की रिलीज काफी दिनों से टल रही थी, लेकिन अब इस फिल्म को रिलीज डेट मिल चुकी है। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन की फिल्म नाम की भी रिलीज डेट सामने आ गई है। फिल्म 23 नवंबर के दिन रिलीज होने जा रही है। फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर अनीस बासु ने किया है। फिल्म दिल तो पागल है के 29 वर्ष पूरे होने पर करिश्मा कपूर ने फिल्म से जुड़ी यादों को याद किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का एक डांस सीन साझा किया। अजय देवगन, अमान देवगन और राशा थडानी की एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म का आजाद का टीजर जारी हो गया है। ये फिल्म जनवरी 2025 में रिलीज होगी। दिवाली के मौके पर दिनेश विजन ने अपनी अगली हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा की घोषणा की। फिल्म में आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना मेन लीड हैं। ये फिल्म दिवाली 2025 को रिलीज होगी। अनिल कपूर ने अपनी नई वेब सीरीज सूबेदार की शूटिंग शुरू कर दी है। अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। फिल्म में राधिका मदान मेन लीड है। यशराज बैनर तले बन रही फिल्म अल्फा में ऋतिक रोशन कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म में आलिया भट्ट और शार्वरी भी हैं। तो फिलहाल के लिए एक्सप्रेस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।